अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इरफान शौकत प्रोग्राम अदलनामा के साथ। मेरे पास जो मेहमान मौजूद हैं इंतहाई तालीम याफ्ता और मेरे बहुत ही मेहरबान जनाब अहमद कीम साहब, मेंबर पंजाब बार कौंसिल और पंजाब बार की लीगल एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करी पंजाब बार, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करें। आने का मकसद भी बेसिकली और इलेक्शंस वगैरह लड़ने का भी यही था हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर भी, कि पढ़ाई लिखाई जो चीज़ आपको अफ्रीका के घने जंगलों के अंदर और बाहर इंग्लैंड वगैरह जहाँ से डिग्रियाँ इकट्ठी की हैं उधर होती हुई जो नज़र आ रही होती हैं सादा सादा चीज़ें, वो यहाँ पे नहीं हो रही होती। इशू बेसिकली फंडामेंटली प्रॉब्लम्स वगैरह में थोड़ा सा तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि बैकग्राउंड थोड़ी सी समझनी ज़रूरी है। पाकिस्तान शायद दुनिया का अकेला मुल्क ऐसा है कि जहाँ पे आप LLB करके लड़का आता है, अब नज़र आ रहा है कि बेशुमार जगह पे डिग्रियां ख़रीदी जाती हैं, कॉलेज में पढ़ाने लिखने का तो कोई है ही नहीं तरीका। लड़का आता है और आप उसको 6 महीने में, या उसको आप कोई टेस्ट वगैरह पहले तो वो भी नहीं हुआ करता था, आप उसको पकड़ा देते हैं कि भाई जा तू कमाई कर, ये तेरा लाइसेंस है। क्या करना है, कौन सी साइड के ऊपर करना है, किस तरीके से करना है, अर्न कैसे करना है, किस नौइयत के चेंबर में जाना है, क्या चीज़ें वगैरह, वो किसी को बताते ही नहीं थे। हमने इसको प्रोफेशन के ऊपर तौर के ऊपर देखा ही नहीं हुआ। और फैक्चुअली अगर आप मेरे देखें, आप मेरी तरह के अगर आप शहजादे नहीं हैं, तीसरी पुश्त के आप वकील नहीं हैं, तो आम लड़के वगैरह जो इस प्रोफेशन में आते हैं, तो आप मेरे से अगर आप पूछें तो 5 से 10% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं। ये किसी को ना इब्तदा में बताया जाता है ना बाद में बताया जाता है, और धड़ाधड़ वकालत की तरफ लड़कों को भेजा जा रहा है। स्किल सेट है नहीं है, डिग्री ली हुई है, ख़रीदी है, पढ़ाई है, क्या जो अच्छे से अच्छा लड़का है ना, उसके चांसेस ऑफ सक्सेस भी इस प्रोफेशन में बहुत कम है। इसलिए क्योंकि कैसे करना है, जो पहले उस्तादों वाला सिस्टम है वो तो है ही नहीं। किसी को ये भी नहीं बताया जाता कि अच्छा उस्ताद कौन है। आपने अगर किसी से बड़ी ज़्यादा हमदर्दी करनी हो तो आप जाके किसी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ कीजिए, वो बड़ा नाम होंदा सुने होंदे नाल। तो उस बच्चे ने अपना अगर 2 साल उसके साथ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के साथ काम भी किया तो उसने अपना वक्त ज़ाया किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के सारे कवानीन उसको आ गए तो उसको सादा मुकदमा अर्निंग वाली चीज़ें नहीं करनी आती। इसी थ्योरी के साथ, इसी नुक्तों के साथ मैं पढ़ाई लिखाई की तरफ मेरा रुझान हुआ। बार काउंसिल में भी मैं इसीलिए आया। आई वॉज लकी कि मुझे लीगल एजुकेशन के अंदर उन्होंने कहा ये लगा रहता है इसके अंदर, इसको लगा रहने दो। बार काउंसिल ने इसमें चंद चीज़ें की हैं। मकसद तो, इंटेंशन तो मेरी ये थी कि ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल सी कमेटी होगी, इधर मैं आऊँगा और इधर मैं पढ़ाई लिखाई वगैरह का काम करूँगा। एक चीज़ जो मैं करवाना चाहता था जो बाहर होती है, मैं बैरिस्टर हूँ, बार वोकेशनल कोर्स मेरे नज़दीक सबसे यूज़फुल कोर्स किया था कि वकालत प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। LLM और LLB के ऊपर तो आपको लिखना पढ़ना और किताबें ही सिर्फ एकेडमिक करते हैं, लेकिन वकालत सारी की सारी है प्रैक्टिकल। पाकिस्तान है, मैं जैसे आपको कह रहा था, अकेला मुल्क है कि जहाँ के ऊपर आप LLB करते हैं उसके बाद आपको लाइसेंस पकड़ा देते हैं। गोरा जिससे हमने LLB ली थी, गोरा आपसे ट्रेनिंग करवाता है पहले, फिर आपको या सोलिसिटर बनवाता है या बार वोकेशनल कोर्स करता है कि वकालत करते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, क्लाइंट से कैसे करना है, कौन सी साइड पे खड़े होना है, ये सारी की सारी चीज़ें। वो चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। 2018 के एक फ़ैसले के अंदर बार वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए हुक्म दिया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। आई केम इन अराउंड 2020, पीछे नहीं हो रहा था। वो मेरा बेबी था, उसका हमने बैठ के सारे का सारा सिलेबस वगैरह, मुनीर भट्टी साहब ने पहले उस पर थोड़ा सा काम किया हुआ था, उसको लेके हमने इम्प्लीमेंट किया। एक सिलेबस ऐसा बनाया कि लड़के को प्रैक्टिकली सिखाया जाए कि हर लड़के लड़की को कि ईमानदारी से कैसे कमाते हैं। 6 महीने आपकी ट्रेनिंग तो लिख दी बार काउंसिल ने, लेकिन किसी ने ये नहीं सेटअप किया हुआ था कि भाई उसमें पढ़ना क्या है। और अगर आपको रिटेन करने के लिए कोई सिखा रहा है या टैक्सेशन की तरफ भेज रहा है, वो आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। बात यह है कि इसकी थ्योरी है, ये जो हमने चीज़ वहाँ पे काम किया वो ये था कि लड़के को वो सिखाया जाए जिस नौइयत के मुकदमे उसको पहले 2 साल में मिल सकें, ताकि वो ईमानदारी से कमा सके। 12 नौइयत के मुकदमे आइडेंटिफाई किए, कैसे करते हैं, कौन सी किताबें इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रेसिडेंट्स वगैरह, ये बार वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकली ज़ुबान की घेरा खोलना, लिखवाना, पढ़ना कैसे है, कौन सी साइड पे खड़ा होना है, ये चीज़ें हमने सिखाई है। तो वो बार वोकेशनल कोर्स क्या ये काम यूनिवर्सिटियों के ज़िम्मे नहीं था जो नहीं बार है, ने अपने सर नहीं ले लिया? यूनिवर्सिटी नहीं है यार। देखो फ्रैंकली, और मैं अगले स्टेप जिस नुक्ते के ऊपर जा रहा था, पाकिस्तान के अंदर लिटरली अलमिया है कि कहा यह जाता है जिससे कुछ और नहीं हुआ उसको आप वकालत की तरफ भेज दें। डिग्रियां बिकने से मुराद के पैसे लेकर सर्टिफिकेट जारी करना कि या उनकी तालीम ही परसू ना करना? कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं मौजूद होती यार। लड़का होता है लाहौर के अंदर,
लॉ कॉलेज होता है साहिवाल के अंदर, डिग्री उसको मिल रही होती है मुल्तान के अंदर से, यूनिवर्सिटी के अंदर से, सीधा जाके इम्तिहान के अंदर बैठ। अलमिया तो ये है कि इतना आसान काम है LLB पास करना, आप गाइड पकड़ के पढ़ के जिस चीज़ के जो प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा मुश्किल काम वगैरह होना चाहिए, अटेंडेंसेस वगैरह आप ख़रीदते हैं। आप लॉ कॉलेजेस वगैरह आपके ग्राउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, आप कॉल करते हैं यहाँ से, हेलो मैंने जी LLB करनी है, हाँ ठीक है इतने पैसे लगेंगे, आपका कॉलेज का है, आपको पढ़ने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, आपका हम फ़लाँ यूनिवर्सिटियाँ या फ़लाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इम्तिहान में बिठा लेंगे, आपके लिए हम वीडियोज़ या ऑनलाइन अवेलेबल कर देंगे या आप खुद पढ़ लें लिटरली। और देखिए तो क्या इसको आप सहूलत नहीं समझते? सहूलत नहीं, मैं इसको मैं इसको जड़ से उखाड़ने के लिए पिछले 4 साल से लड़ रहा हूँ। मेरे नज़दीक अभी तक तो मुश्किल है ये करना आपके लिए। नहीं किया है जी, बीच में इसको कहते हैं 44 लॉ कॉलेजेस बंद हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए। बेशुमार लड़के जो कि माजरत के साथ डिग्रियां ख़रीद रहे थे, वहाँ पे रास्ता रोका गया है, वो बीच में बोलते हैं। मेरा मौक़िफ़ मेरे नज़दीक इस प्रोफेशन के लिए ये है कि सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का है। जिस बंदे का कॉलेज नहीं है, जो अपनी डिग्री ख़रीद के आ रहा है, तो जो लॉ कॉलेज में कभी गया नहीं, जिसने पढ़ा भी नहीं, तो आपके ख्याल में वो क्या सिविल कोर्ट के सामने जाके वो क्या बहस करेगा? उसने डिग्री खरीदी, उसने सिविल जज को ख़रीदने की कोशिश करनी है, उसने 12 और लड़कों का जत्था साथ ले जाके कहना वो करते हो कि नहीं, उसने फिर जाके बाद में अगर इतने मुकदमे और ये चीज़ वगैरह होती है, उसके बाद फिर जाके उसने ओहदों के लिए इलेक्शंस भी लड़ने। तो हमारे सियासतदान इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि उनके साथ जाकर सुपरसीड कर अपना मुकालतमा रख देते हैं। जी हाँ, उसकी वो भी अलहदा नुक्ता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने फॉर एग्जांपल बार काउंसिल के अंदर कानून बना के, मेरे मंशूर का पिछला हिस्सा था, अभी भी बार काउंसिल के अंदर ये मामला पड़ा हुआ है। मैंने कहा है कि अगर कोई बंदा पूरे पंजाब में किसी बार एसोसिएशन का ओहदेदार अगर बन के आता है, तो वो उस साल के लिए किसी को सुपरसीड नहीं करेगा। मैं उसकी रोजी रोटी नहीं रोक रहा, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप वोटर का वकालतनामा करके, बिकॉज इससे एक मसला ये बीच में पड़ रहा है कि अब इम्प्रेशन ये जा रहा है कि सदर को कर लो, सेक्रेटरी को कर लो या ओहदेदार को कर लो, और आप बेशुमार ऑर्डर शीट्स वगैरह जाके देखेंगे, हर साल बीच में ओहदेदार चेंज हो रहा होता है, और बहस भी नहीं हो रही थी एडजर्न करने के लिए, कब्जा स्टे पहले ले लिया होता है और अन्यवा। और अब तो उससे भी गया गुजरा सिलसिला, कानून ये अभी तक पास नहीं किया। बार काउंसिल ने वहाँ पे वकीलों की हकूक़ की और क्लाइंट की हकूक़ की गुफ्तगू हो रही होती है। क्लाइंट अपनी मर्जी का बंदा कर ले, तो पूरे शहर के अंदर से ओहदेदार के अलावा किसी को कर ले। बात सीधी सीधी इसके अंदर ये है, अगर आप मेरे से करो, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन एंड नो वन इज स्टॉपिंग एन ओहदेदार टू स्टेप इन। नया मुकदमा जरूर करे। तो सर जो बार ओहदेदार इतना पैसा लगाकर आते हैं, फिर वो पैसा पूरा करने के लिए क्या किया? तो नए मुकदमे करके नहीं कमा सकते ईमानदारी के साथ। बात ये है, देखो जज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो, सुपरसीड वगैरह करने के लिए, अब जज ने कह दिया कि मैं नहीं बनती, आपने सदर को आप ले आए, मुझे फारिग करा के आपने कहा कि जी सदर कर लेते हैं, सदर को रिलीफ मिल गई, तो उस जज के बारे में भी क्या इंप्रेशन आएगा? ठीक है कि वो ओहदेदार की वजह से वगैरह। फॉर एग्जांपल एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मशहूर केस आया था, जो हाई कोर्ट के जज साहब के बारे में बीच में स्ट्रिक्चर पास किया था कि जी द ओनली बेल देने के अंदर द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज द लॉयर। नाउ टू माय माइंड दैट इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल थिंग, आपने नहीं बीच में करना चाहिए। और इसी से आपका ये जो प्रोफेशन तबाह हो रहा है ना, मैंने तो ये कानून वगैरह बना के वहाँ पे रख दिया, लोग कहते हैं वो यार इससे बाहर निकलने का बड़ा आसान तरीका है, और होता भी यही है। अब तो ओहदेदारों के छोटे फिरते हैं, बीच में शुरू होते हैं LDA कॉम्प्लेक्स से, फिर कोऑपरेटिव में जाते हैं, फिर वो मेन वाली बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, पीछे से बस हाथ हिलाते हैं और वकालतनामे बिकते हैं। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर ऐसी कोई चीज़ हो रही होगी, मैं कम अज़ कम कानून अगर आप ले आएंगे तो दूसरी पार्टी के पास ये तो होगा किसी बेसिस पे कहेगा वकील साहब आप नहीं आ सकते। आप भी तो सेक्रेटरी हाईकोर्ट रहे, कितने मुकदमे सुपरसीड किए, क्या मना कर दिया? मैंने पिछले 15 साल के अंदर मैंने ज़िंदगी के अंदर 3 मुकदमों में सुपरसीड किया है। वकील का ज़ाती था, मुफ्त का मुकदमा था, उसमें मैंने बीच में पकड़ के उसको घर से उसके भाई को निकाला जा रहा था। इस नौइयत के मुकदमों में किया, आप चेक कर सकते हैं। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि मैं ये 7 वाले कमरे के अंदर मैं जीत के आया। अब लोग भी आपको ख़राब करने वाले बहुत होते हैं। जिस दिन मैं हम सैटरडे को मैं जीता हूँ मुकदमा ये सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार का, संडे को मुझे कॉल आई है 7 वाले कमरे के अंदर कि जी आपको बेल में पेश करवाना है। मैंने कहा जी मैं फौजदारी नहीं करता, मुझे नहीं अलग बे भी नहीं आती, एक मुकदमा नहीं किया हुआ।
नहीं, आप आपसे हमने बहस तो नहीं करवानी ना। अब आप आ गए हैं तो अब आपका वकालतनामा, और 15 लाख रुपए ऑफर कर रहा था बंदा। अब मैं शहजादा हूँ वगैरह पकड़ कर करने के लिए लोगों के बीच में खर्चे हुए होते हैं वगैरह, उस चीज़ के ऊपर करें। आई सेड कि जी मैं नहीं करूँगा इस तरीके से। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। और ओहदेदार होते हैं और माजरत के साथ उनका इफेक्ट भी नज़र आता है। सर पैसों को मना करना आई रोजी को लात मारने के मुतरादिफ है। हराम भी बीच में जाके सूअर भी खा लेना चाहिए फिर पकड़ के। बीफ बर्गर भी सुनने में वो बड़ा मज़े का होता है वगैरह, सुनने में बीफ कह रहा हूँ वो करने के लिए। बट नहीं, देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे अगर पैसों वाली बात होती ना, तो मुझे वो नहीं पड़ी हुई थी कि मैं पढ़ाई लिखाई और इस तरीके के मुझे लेक्चर ये जो मैं करवा रहा होता हूँ जो, और बाय द वे मुझे आई डिड क्वाइट वेल। जब मैं सेक्रेटरी था सुपरसीड कोई नहीं किया, आई ब्रोक इवन। लेकिन मेरा लिटरली दफ्तर बंद हो गया। जरा बंदा बैठ के 5 बजे तक लेक्चर्स करा रहा होता है, उसकी कमाई वगैरह तो नहीं इस तरह हो रही होती ना। फैक्चुअली इस चीज़ में घुसने का मकसद ही ये है, इट्स नॉट अबाउट मनी। मे बी आप कह सकते हैं लीट है मोहम्मद भाई, आपके ख़ानदान के अंदर पैसा है, आपका ये है, ऑल द मोर रीज़न कि मैं रजा हुआ हूँ तो आप बीच में आके ताकि मैं ये करूँ। और लालच वगैरह आई डोंट थिंक सर वकालत की फ़ीस बार कौंसल उसका तयन क्यों नहीं करती? की हुई है रूल्स के अंदर अगर आप देखो वगैरह। इट्स अ नेगोशिएशन बिटवीन 2 पार्टीज़ वगैरह करने के लिए, बट उसके गाइडलाइंस वगैरह दी हुई हैं। अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स के अगर आप का चैप्टर देखो तो क्या क्या मामलात हैं, और आप मुफ्त में भी करने के लिए आपको कहा हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाई शुड एनीवन फिक्स व्हाट फीस आई कैन चार्ज? अगर एक पर्टिकुलर केस के अंदर मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, मैं अगर काबिल हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद इट। कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं। नहीं, जज के नाम के ऊपर अगर आप करें, मैं मल्टी बिलियन रुपीज़ की अगर आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, बिलियन डॉलर्स की अगर कर रहा हूँ, तो ठीक है 5 से 10% के आसपास आपका होना चाहिए बीच में क्राइटेरिया वगैरह। इट्स द इंटरनेशनल नॉर्म 9% नॉर्मली। There's nothing wrong with it कैप करने के लिए, nothing wrong with it कैप करने के लिए। अगर आप जज के नाम पे ले रहे हैं, या अगर आप डन की बेसिस पे कर रहे हैं, या अगर आप कह रहे हैं मैं करा देंगे दे वापस ये वो वगैरह, वो आपको प्रोफेशनल एथिक्स रोकते हैं उन चीज़ों से। सो आई एम नॉट दैट अगेंस्ट कि कोई लिमिट वगैरह आप रखो। आप देखो तगड़ी फीस आप लोगे तो आप, मैं 60 से 70% मैं मुफ्त करता हूँ, वकीलों के करता हूँ, बेशुमार जगह के ऊपर करता हूँ। जगह के ऊपर ये होता है कि आई नो फॉर अ फैक्ट कि वकील साहब ने खुद फीस ले ली होती है। तगड़ी फीस लेने वाले वकला अपने एसोसिएट्स को तगड़ी तनख्वाहें नहीं देते। जिनकी ज़रूरत वगैरह होती है उनको देते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जो आप, मेरी ज़रूरत है मेरे एसोसिएट्स, उनको मैं डेफिनेटली देता हूँ, बिकॉज मैं अपने पास चलाना चाहता हूँ उनको। मेरा मॉडल थोड़ा सा अलग फ़र्क है। मेरा वो दफ्तर इस्तेमाल करते हैं, उनको मैं प्राइवेट मुकदमे करने की इजाज़त देता हूँ। आप मुकम्मल तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपके पास सरप्लस मौजूद हैं, आपने और बीच में इंटर्न्स रखे हुए हैं, ये सारे के सारे, तो हाँ आपकी काबिलियत बोलती है। अदरवाइज कोई अपनी जेब से किस वजह से, व्हाई अंडर व्हाट ऑब्लिगेशन शुड ही गो अहेड एंड पे? तो फिर क्यों ही लोग इसकी तरफ आए? ये वकालत छोड़ देना ही मुनासिब नहीं नौजवान नस्ल के लिए? मेरे नज़दीक एक इस प्रोफेशन के अंदर बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी आ रहे हैं। मैं आपको चंद फैक्ट्स और गिनवा देता हूँ, जिसके बाद आप, बिकॉज हर बंदे का अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, बट नंबर्स डोंट नेवर लाई। पिछले साल हमने 5300 लाइसेंसेस दिए हैं पूरे पंजाब के अंदर, ठीक है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक सप्ली का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 बच्चा रजिस्टर हुआ। जब पाकिस्तान बार काउंसिल उसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो देखा इम्तिहान में 6,300 बैठे। पूरे पंजाब की पौध से ज़्यादा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की एक सप्ली के इम्तिहान के अंदर, राइट। FIA ने बीच में जाके रिपोर्ट दी कि 2,300 असली हैं, 9,000 जाली थे, जिनके लॉ कॉलेजेस भी नहीं थे, ये सारे के सारे। पंजाब यूनिवर्सिटी के उस टाइम के ऊपर आई बिलीव 38 शायद एफिलिएटेड कॉलेजेस थे। जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनमें से 28 तुम बंद करो तकरीबन, और 4 के कर लेवल ठीक करो, बाकी बीच में ठीक है। 38 उस टाइम के ऊपर थे। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के 103 है तकरीबन। हर कॉलेज के पास 100-100 सीटें। 10,300 आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी से। सप्ली के अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ से आ जाएंगे आपके, मेरे ख्याल में BZU से अगर आप कर रहे हैं तो सब वहाँ से आ जाएंगे 11,000 या 12,000। तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भी है, और भी यूनिवर्सिटी सारी की सारी खुल रही हैं जिनके एफिलिएटेड कॉलेजेस है। कुल तो मेरे ख्याल में अगले साल तक ये 15,000 के ऊपर चला जाएगा। तो इजाज़त भी तो पंजाब बार पाकिस्तान बार काउंसिल देती है। लाइसेंसिंग को आपने करना चाहिए। अगर अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वोट्स नज़र आते हैं मेंबरान को। ये जो आपकी लाइसेंसिंग है,
ये सारी की सारी वोट ड्रिवन एक्सरसाइज है, ये सारे के साथ करते हैं, ना उनको वेरीफाई किया जाता है। मेरे खिलाफ ये चीज़ इस्तेमाल की जाती है, वो इंटरव्यू करता है, रूल्स में लिखा हुआ है, और आसानी से हम बीच में बाय द वे माजरत के साथ देते हैं। अगर 2 नंबरी ना नज़र आ रही हो का लाइसेंस देने के लिए, किसी को हम रोकने के लिए नहीं यहाँ पे बैठे हुए कि जी हमने यही करना है वगैरह, उसका हक है बच्चे को बीच में देना। मगर यहाँ पे ना इंटरव्यू होता है, घर जाके बीच में लाइसेंस दिया जाता है, मेहमान आते हैं पलंदे के लिहाज से, कहते हैं ये करो, और वो जाके करवाते हैं और फिर जाके सेल्फियाँ अपलोड करते हैं। सर लॉ कॉलेज की आपने बात की, जी जी आपने 100 बच्चा उनको सीट मुख्तस कर दी कि इतने बच्चों का एडमिशन कर सकते हैं। जी। आप फीस का तयन क्यों नहीं करते? 1.5 से 2 लाख रुपया एक साल की फीस वसूल की जाती है। क्या पता किया जाए तो पंजाब बार या किसी में इतनी फीस का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर है? लीगल इसके अंदर पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक चीज़ क्लियर हो जाइए, इसका क्राइटेरिया लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में अगर आप देखें, प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, ये स्पेसिफिकली वो रेगुलेट करते हैं चीज़ों। क्राइटेरिया नहीं है बिकॉज उनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक प्राइवेट एक्सरसाइज है, एजुकेशन करने भी ज़्यादा अब तो पौंडों के अंदर होती है, और आप एक्सटर्नल प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सर फिर तो लॉ फॉर सेल पड़ा हुआ है। ये है, ये इसी चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए लड़ाई मार कुटाई वगैरह कर रहे हैं। सुबह से गालियाँ पड़नी शुरू होती हैं रात तक, बिकॉज बात ये है कि अगर मेरा पहले दिन से दीन ईमान ये है कि ईमानदार बंदा, पैसे का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लॉ गार्ड के अंदर टॉपर, लोग कहते हैं कि जी आप एलीट को प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ गार्ड्स के आप टॉपर चेक करें, इंटीरियर सिंध से आता है, गरीब आता है लड़का, 95 वो नंबर कर रहे हैं। ये प्रोफेशन काबिल लोगों के लिए और ईमानदार लोगों के लिए होना चाहिए, और इसके अंदर माजरत के साथ लोगों को पसंद आए ना आए वगैरह, एंट्री सख्त हो, इस चीज़ की अभी तक कभी समझ नहीं है। और मैं कैंडिडेट हूँ, वो लोग फिर भी कह रहे होंगे क्या कि बोल रहा है वगैरह, बट सच बोलना चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं रहना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आई कि जिसके पास लाइसेंस मौजूद है उसको क्या उसको क्या है वहश के और लोग आए इस प्रोफेशन में। आप आ गए हो, आपकी रोजी रोटी पूरी हो रही है, आप चाहेंगे कि मैं आपको कह पिछले साल 5,300 आया है, अगले साल 15,000 आ जाए, आप कहाँ पे बैठेंगे? मार्केट में क्लाइंट तो ऑलरेडी वहाँ पे लिमिटेड है। आपने अगर इस प्रोफेशन को ठीक करना है ना, यू हैव टू कैप कि इस साल हमने 5,000 लाइसेंस देना है बस। आपस में मुकाबला करें, जो काबिल तरीन हैं लॉ गार्ड कर लें, इम्तिहान कर लें, जिस तरीके से मर्जी उनको मिलेगा। आपने वो आप बात की कि लड़कों को पैसे क्यों नहीं दिए जाते। अगर वजीफे वगैरह और इन चीज़ों के बारे में भी जो बीच में बात होती है, अगर तो मैनेजेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे हों तो फिर तो आप डेफिनेटली यू कैन ट्राई एंड अरेंज फॉर द फंड्स। मगर जहाँ पे 3 गुना बढ़ रहा है और डिग्री भी खरीदी हुई है, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ 15,000 के अंदर से प्रॉबेबली आधे से ज़्यादा बीच में ऐसे होंगे जिनके लॉ कॉलेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करते होंगे। कोई खरीद रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर से, कोई सिंध से खरीद रहा है। एक हम कॉलेज बंद करवाते हैं, वो 3 खोल लेता है। सुप्रीम कोर्ट 2 बंद करवाता है, वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बन जाता है। पूरे पंजाब के अंदर ये ऑनगोइंग लड़ाई है। मैं देखो ये नहीं कहना चाह रहा वगैरह। तो क्या ये आप ही की बार के अंदर से फैसिलिटेट नहीं हो रहे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये देखो, रोक भी हम बार के अंदर से खुद ही कर रहे हैं। आपको मैं बीच में बता रहा हूँ कि मल्टीपल कॉलेजेस, सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आई थी, ये 32 लॉ कॉलेजेस बंद करो। ये सॉरी चल रहा है ऑलरेडी, ये 32 लॉ कॉलेजेस आप बंद करो। 3 साल तक कॉलेजेस ही नहीं, 4 साल तक कॉलेजेस ही नहीं बंद हुए, वो लड़कों को लूटते रहे। ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी थी? सॉरी, ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी थी? ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटीज़ ने करानी थी। यूनिवर्सिटीज़ को बीच में स्पेसिफिकली एक्ट करने की, वो साथ मिले हुए थे, उनको पैसे मिलते हैं। क्या पाकिस्तान बार के मेंबर्स उनके दोस्त नहीं? पाकिस्तान बार काउंसिल भी उनके बाद गई। पाकिस्तान बार काउंसिल ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पार्टी बन के, ये जो सारे आपको मैं बता रहा हूँ BZU के अंदर जो सप्ली वाला इम्तिहान हो रहा था, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान और भी आप बीच में मामला इसके अंदर कर लीजिए। हमारा सिस्टम अगर आप एग्जामिन करना चाहें ना, तो फ्रैंकली एक लेवल तक ये इसको लीगल एजुकेशन रेगुलेटेड है ही नहीं। क्यों? पाकिस्तान बार काउंसिल के मेरे ख्याल में 25 हैं या 38 हैं, जितने भी बीच में मेंबर्स हैं, सारे के सारे इस्लामाबाद में होते हैं, राइट। उनको तो नहीं पता ना कि लाला मूसा के अंदर लॉ कॉलेज वगैरह क्या कर रहा है। और हमारे कानून के अंदर ख़राबी ही ये है लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में, कि सारी चीज़ें पाकिस्तान बार काउंसिल के लेवल पर रखी हुई।
वहाँ से करके उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत एक इदारा बन गया जिसको डायरेक्टरेट ऑफ लीगल एजुकेशन कहते हैं। वहाँ पे उसामा मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको फंड वगैरह कर रही है, लेकिन बंदे 2 हैं। अब 2 बंदा तो नहीं, बंदे बैठ के पूरे पाकिस्तान का तो नहीं कर सकते ना। प्रोविंशियल बार काउंसिल, ये सारे के सारे प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास रेगुलेट करने की पावर नहीं। आप ये भी आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अब फॉर एग्जांपल जाके साहिवाल के अंदर या किसी और जगह के ऊपर आरएफ वाला के अंदर अगर कोई हो रहा है, वहाँ से तो लोकल बार काउंसिल का मेंबर ही आपको बताएगा, ये लोकल उनके अपने वहाँ पे इंटरेस्ट होते हैं, उनको इलेक्शंस के अंदर सपोर्ट किया जाता है, उनको 15 और तरीके से उनके शायद अपने भी हों। ऑल ऑफ दिस स्टफ ये इसके अंदर आता है, सिस्टम टूटा हुआ है। इसके अंदर जो फ्लॉज वगैरह हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि इनके बावजूद हम काम कर रहे हैं, इनके बावजूद फुल स्टॉप एक हद तक लगाया है और उसी लिए कंटिन्यू करने की कोशिश वगैरह ये कर रहे हैं कि इनको आगे ले जाया जाए। ये तो है नेगेटिव चीज़ें, मगर आपको जो इब्तिदा में बात बताई है बार वोकेशनल कोर्स, जो अच्छा स्टफ आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है और जो अच्छे लड़के वगैरह आ रहे हैं, जो मेहनती वगैरह पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि बीवीसी के अंदर हम डायरेक्टली उनसे इंटर हैं। आप गैट के ऑथर हैं? मैं गैट का ऑथर नहीं हूँ, आपको किसने कह दिया? आप इन्विटेशन आप ही की कमेटी और आप ही की रिकमेंडेशन के ऊपर उसकी ऑथराइजेशन हुई थी कि आप ही ने इसको। यार भाई एक ये होता है हर दफ़ा को, वैसे मेरे खाते के अंदर बड़ी बड़ी बीच में चीज़ें डाल दी जाती हैं कि मैंने भी शायद वीज़ा डी वालों को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपने अंगूठे के नीचे रोका हुआ है, मैंने इधर भी मैंने ये कर दिया। भाई ये 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पाकिस्तान बार काउंसिल वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि एचईसी लेगा, मेरा दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। मुझे यहाँ तक बीच में कॉलें आती हैं कि मोहम्मद भाई पर्चा आउट कर दीजिए, आपने बनाया हुआ है, हमें पता है। और मैं अपने बच्चों की भी कसम खा लूँ, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है, ना दूर दूर से है। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन बनाती है, पहले बार काउंसिल्स करवाया करती थी और अलग ऐलान बना के पे पर्चे आउट करती थी। इसीलिए ये पावर जो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे से लेके हमारे मुंह पे तमाचा है कि तुम ईमानदार नहीं हो, हमारे से लेके एचईसी को दे दी, बिल्कुल ठीक दी। क्योंकि हम बैठ के जब लाइसेंसिंग के इम्तिहान वगैरह लिया करते थे, माइक के ऊपर जवाब अनाउंस किया करते थे। हम का मतलब है मेरे से पहले जो दोस्त वगैरह। सो यार फेवरेबल माहौल तो दोस्तों के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये देखो तो तुम्हारी देखो, मैंने आपको कहा कि इस प्रोफेशन के अंदर सख्त होनी चाहिए। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है कहने वाली। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगले साल 15,000 आ जाए, मैं शहजादा हूँ, मुझे तो मेरी तो दिमाग कमाई वगैरह अपने और जिस लेवल की होगी मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप सारे रोल जाओगे। बिल्कुल। देखो मुझे ज़ाती तौर के ऊपर यहाँ पे सच बोलने का या इस चीज़ के ऊपर बात करने का, बट मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ, आई एम इन्वेस्टेड इन दिस प्रोफेशन। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं गालियाँ खाऊँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना वक्त दे के यहाँ पे बीच में बच्चों को लेक्चर कराऊँ, बट ठीक है, और वो मुफ्त में कराऊँ, सुबह से बैठ शाम तक बैठ कर ये करें समझाने की। फिर मैं आपको ये बीच में बात कर रहा हूँ कि ये प्रोफेशन हमारा साझा है, इसके अंदर अगर आप इसको सही सिमत के अंदर नहीं लेके जाएंगे, ये सारे का सारा जो जिस चीज़ें के अंदर आप जिस कमरे में भी बैठे हुए, ये वकालत से ही बने हुए हैं पैसे, मेरे बाप के भी मेरे दादा के भी। तो मैं तो इस लेवल के ऊपर इसको कर रहा हूँ, अगर अदरवाइज मैं भी दूसरे बहु वकीलों की तरह, ये डिग्रियाँ जो सारी लगी हुई बाहर की हैं, मैं भी बहु वकीलों के तौर के ऊपर कहूँ कि ये छूत है आम वकील, और मैं उनसे दूर होकर मुझे क्या पड़ी हुई बार काउंसिल करने की, बट आउट ऑफ सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और बेहतरी के लिए ही करता हूँ। आपके वालिद साहब कहते थे कि आप नरम मिजाज आदमी हैं, वकालत कर नहीं पाएंगे, आप कैसे इस तरफ आ गए? यार मैंने ये यहाँ पे पढ़ी होगी बीच में, वालिद साहब को वकालत करते हुए देखा था, इज़्ज़त हासिल करते हुए देखा, उनकी जजी भी उस टाइम पे तो मैं वैसे बाहर था, बट जजी भी देखी, और मुझे और बहुत नौकरियां वगैरह बड़ी नौयत की इंग्लैंड वगैरह में मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त। इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस में मैंने नोबेल प्राइज़ विनर है रॉबर्ट मंडेल, उसके साथ काम किया हुआ था, वॉल स्ट्रीट पे मिल रहे थे। बट आई थॉट कि अगर पाकिस्तान वापस आके काम वगैरह करना है तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। मैं जनाब पाकिस्तान मैंने पढ़ी थी स्टैनली वोलपोर्ट की किताब, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो नहीं है, एक आम बंदे के, एक यतीम बंदे के बारे में है, जिसका बाप भी बीच में जल्दी मर जाता है, माँ भी बीच में मर जाती है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से होता है, वापस आके वो इस रूज के ऊपर जाता है कि वो एक मुल्क बना देता है, ईमानदारी से इस लेवल के ऊपर कमाई वगैरह करके करता है। उससे मैं इंस्पायर होके, और वो अनबिलीवेबल, बिकॉज देखो यहाँ पे लोग नेगेटिव चीज़ें भी बड़ी करते हैं कि जी ये हो गया वगैरह,
उससे ज़्यादा तो नहीं था ना। मोहम्मद अली जिन्ना यतीम, हाँ ठीक है, बाप के पैसे के साथ बाहर बीच में पढ़ने के लिए चले गए और वापस आ गए। वेले माइनॉरिटी कम्युनिटी, सारे का सारा किस तरीके से उन्होंने अपने आप को लेके उठाया। और सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, इब्राहिम लिंकन बिल्कुल बैक वाटर से मुकम्मल तौर पर लकड़ियां खुद अपने हाथ से काटा करता था। वकालत जिस रूज के ऊपर लेके गई एक कौम को, उसने आज़ाद कर दिया। नेल्सन मंडेला, कोई किसी ये करके, आप बाकी भी छोड़ दो यार, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, आबिद साकी साहब, आपका बुट्टर साहब, आपके सारे के सारे क्या ये मेरी तरह वो सिल्वर स्पून की तरह तो हुए हैं। ताल्लुकात भी तो चीज़ होती है। नहीं यार देखो, काम करने के लिए देखो काम बोलता है। इस प्रोफेशन के अंदर सीधी सीधी बात ये है कि आप जो आप जो मारते हैं, जो आप करते हैं, वो व्हाटएवर यू हंट फॉर, व्हाटएवर यू विन यू ईट। ये इससे बड़ी मेरिटोक्रेसी माजरत के साथ है ही नहीं कोई। रोज आपका इम्तिहान होता है, रोज बनता है मुकदमा, आप अपनी मुशक्कत करके जाते हैं, सामने करते हैं, उसके ऊपर भी आपका होगा मुझसे ही मिल रहा है वगैरह। बट इससे ज़्यादा इंस्टेंट मेरिट की कोई चीज़ नहीं है। तकलीफ मुझे इसी चीज़ की होती है जब कोई डिग्री खरीद के आता है और जो पढ़े लिखे बगैर आ जाता है और जो इस चीज़ को तबाह कर रहा है, जो कि बंदा आपको लोगों को वकीलों को चूमना चाहिए। और एक ज़माने में चूमते भी थे बिकॉज, और अभी भी करते हैं, लोग आके तोहफे आपको देते हैं कि आपने हमारा मुकदमा जीता था 10 साल पहले, आपने ये किया था, आपको आके पैसे देते हैं कि भाई मेरे लिए ये खड़े हो। इससे बेहतर कोई प्रोफेशन है नहीं मेरे, आई डोंट नो। सर, इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बजाय इसके कि जो पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट दोस्त हैं, इसकी क्या वजह है? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की जजमेंट में ये बहुत बड़ी गलती की है। और उनको प्रेफर करना, आप कह रहे हो एक्सटर्नल प्रोग्राम जिसको हम यहाँ पे कहते हैं LLB, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लेना वगैरह, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं कि वहाँ पे डिग्री ख़रीदना इतना आसान नहीं है। इम्तिहान में पढ़ाई के बगैर आप पास नहीं होने लगे, अनलेस आपने किसी और को बीच में बिठाया। उसके कोई इतने ज़्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं है कि वहाँ पे खुल के होता है। ओपन बुक में थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह नज़र आ रही है जिसको हम बंद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी गलती तो ये है कि एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले जो शहज़ादे हैं वो, और मैं ख़ुद भी अपने आप को करता, मेरी सारी डिग्रियाँ बाहर की हैं, मैं चूँकि ये इसमें से गुजर चुका हूँ, जिसकी खामियाँ पता है। अगर आपने पाकिस्तान का कानून पढ़ा ही नहीं हुआ तो अपने पाकिस्तान में वकालत कैसे करनी है? TRPC, PPC, CPC, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपने पढ़ा नहीं, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बच्चा जिसको उर्दू नहीं पढ़नी आती, एक्सटर्नल प्रोग्राम वाला जितनी सारी की सारी पौध आ रही है, उनको उर्दू नहीं आती तो FIR नहीं पढ़ सकते, ऑर्डर शीट नहीं पढ़ सकते, एविडेंस नहीं पढ़ सकते, मुआहदा बैन नहीं पढ़ सकते, ज़मीनियाँ नहीं पढ़ सकते, तो खेते मिट्टी करेंगे। इसलिए अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल वाले ज़्यादा कॉर्पोरेट की साइड पे चले जाते हैं, या फिर ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ के ऊपर वगैरह, बिकॉज एविडेंस वगैरह पढ़ने से जान जाती। इस सिस्टम के अंदर ये बहुत बड़ी ख़राबी है। अब ये भतीजों की वजह से किया गया है, क्या है इसमें थोड़ा बहुत मेरिट भी बीच में, बाय द मेहनत के बगैर आई डोंट थिंक आप एक्सटर्नल में पास कर सकते हैं। यहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके अंदर आपको रगड़ा मिलता है, बट अंग्रेजी में करनी पड़ती है। तो ये मेरे नज़दीक बहुत स्टूपिड चीज़ है कि आप उनको अन्य व बीच में प्रमोट करी जा रहे हैं। लेकिन और फॉर एग्जांपल उनके लिए 3 साल, लोकल LLB वाले के लिए 5 साल, अब तो 4 साल हो गई। हाँ, वो हमने ही बीच में पकड़ के करवाई है, बिकॉज ये बहुत बड़ा जुल्म था हमारे पीछे ये करने के लिए कि 2 साल का डिफरेंस आ रहा था। पंजाब बार काउंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी के ही प्रपोजल के ऊपर हुआ कि अगर इतना, ये तो बहुत जुल्म है, सारे छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान का पढ़ नहीं रहे, तो 1 साल कम से कम करें। तो 5 से 4 ही पाकिस्तान बार काउंसिल को हमने भेजा। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना कि हम रिकमेंडेशंस भेज सकते हैं, करना उन्होंने ही होता है, उन्होंने HEC वगैरह से बात करके, और अब हम उसके सिलेबस के ऊपर भी काम कर रहे हैं। सो 4 साल के ऊपर, बट अभी भी 3 और 4 में 1 साल का आपका बच्चा अगर हो तो 1 साल आप चाहेंगे कि शायद उसका बचाने की कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। बट मैं अभी भी कहता हूँ, और कई बेशुमार मेरे से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि वो 1 साल का बीच में, मैं कहता हूँ जी फिर भी अगर पाकिस्तानी कानून नहीं पढ़ा तो बच्चा की करेगा, तो सीख लेगा जी। सर, पंजाब बार के मुलाजमीन सुना है करोड़ों के मालिक हैं, क्या मेंबरान उनको रोकने के लिए एफर्ट्स नहीं करते? करोड़ों के मालिक तो नहीं, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उनकी, मराहत बहुत ज़्यादा है, तो उनकी बहुत ज़्यादा है। एक बजट में कोड हुआ कि 52 लाख रुपए की खाली ईदी बांटी गई। अब ईदी बांटने की कोशिश की जा रही थी, जिसको हमने रुकवाया,
बाद में उन्होंने हासिल कर ली नहीं, ये वो हमें चीज़ें पता ही नहीं लगने देते। मैंने ही बीच में 1 साल की बिजली का मेरे ख्याल में 54 लाख था, उस साल ईदी की मद में उनको 52 लाख मिल रहे थे। देखो वहाँ पे बेशुमार मेहनत करने वाले भी हैं, सम ऑफ द मेरिट करते हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ हमारी इनकी एग्ज़ामिन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी कि स्टाफ को एग्ज़ामिन किया जाए कि हमें कितनी ज़रूरत है। प्रॉब्ली पंजाब बार काउंसिल को 30 या 40 से ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत नहीं है, और अभी शायद प्रॉब्ली 140 है, 100 से ज़्यादा। कहाँ से बीच में आए वो सारे हमने हाईलाइट वगैरह किए कि मेहनती वहाँ पे काम करने वाले, फिर मैं कह रहा हूँ, और मैं किसी की रोज़ी रोटी पे लात नहीं मारना चाहता, मगर वहाँ पे हमने लिटरली इस कमेटी के अंदर एनालाइज़ किया, हर बंदे की प्रमोशन एग्ज़ामिन की, हर बंदे का ये किया, और हमने ये कहा कि आज अगर आप वो बंदा आज रिज़ाइन करके जाए तो इदारा उसको कितने पैसे देने के लिए होगा। तो ये दुरुस्त है, वो मालिक नहीं है, लेकिन हमारी उनकी तरफ लायबिलिटी शायद तकरीबन फ़ी बंदा ही करोड़ के आसपास जाती है, और ये चीज़ मुकम्मल तौर के ऊपर बार काउंसिल के अंदर धड़ाधड़ ये बीच में बंदर बांट वगैरह और बहुत ज़्यादा होती तो रही। क्या पंजाब बार में मुलाजमीन की जगह पर जो वकील यहाँ पर बेरोज़गार फिरते हैं उनको अकोमोडेट ना कर दिया जाए? चपरासी का काम और क्या, कंप्यूटर ऑपरेटर का वकील करेगा? कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा जो मुलाजमीन वहाँ अंदर क्लर्क के तौर पर काम करते हैं, जो वो कला हजरात अपना रोजी रोटी चलाने के कायल नहीं है, अगर वो अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे तो व्हाई नॉट। बात तो ये है, ऑफर तो दी जाए पंजाब बार की नहीं तरफ यार, से। देखो वो अप्लाई करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, नो वन हैज एवर स्टॉप दम, बट मुझे इतना मसला नहीं है असल में। देखो इदारों के अंदर हमेशा तरीका वगैरह इस पंजाब बार काउंसिल को कट डाउन करने की इसलिए ज़रूरत है कि करोड़ों की आपको मैं ये गिनवा रहा हूँ, अगर ड्यूज़ वगैरह हैं इनकी तरफ, और अगर वो काम करते हैं तो उनका हक भी शायद हो, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही और उनको शायद पेंशन भी नहीं मिलती, और ये सारी की सारी चीज़ें। अगर एक वकील को कैंसर हो जाए, या अगर एक वकील को कैंसर हो जाए या डायलिसिस पे आ जाए, तो हम उसको सिर्फ 50,000 रुपये दे सकते हैं। वो अप्लाई करे बार काउंसिल को, ये बार काउंसिल चलती है, इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा चीखते हैं, और ये रिपोर्ट्स वगैरह सारी कि निकालो निकालो, मुझे शौक नहीं है किसी को निकालने का। वकील के लिए जिनके पैसों से चल रहा है वो अब मरने लगे तो उसको 50,000 ईदी बोनस, 50 लाख रुपए, 52 लाख। 52 लाख रुपए, और वो इसीलिए रोका था। अब ऑनगोइंग हमेशा स्ट्रगल। आखिरी चीज़ आपको गिनवा देता हूँ, एक वीसी साहब हमारे यहाँ पीछे गुजरे हैं थे, उन्होंने 4 बंदे उन्होंने इंडक्ट किए, ये और ये मेरी रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैं खुल के, और रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी हुई है। रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा कि मुझे यहाँ पे मैं बार काउंसिल में बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, तो 4 बंदे मैं अपने गांव से बीच में इंडक्ट करता हूँ बॉडीगार्ड के तौर पे। आई थिंक 35 हज़ार रुपये के ऊपर उन्होंने इंडक्ट किए 4 बंदे, जो उनके घर के नौकर हैं, बार काउंसिल में आते ही नहीं थे, उनको आइडेंटिफाई करके, और उनको बार काउंसिल फिर भी तनख्वाहें वगैरह दे रही थी। नाम आइडेंटिफाई करके निकालने के लिए ऑर्डर किए, पाकिस्तान बार काउंसिल से सस्पेंड होके आ गए। मुंह के ऊपर उन्होंने कहा कि जिनको फारिग करते हैं बार काउंसिल, हमारी ये ऑनगोइंग लड़ाई चलती रहती है हर वक्त, ऊपर से वो बीच में ऑर्डर लेके आ जाते हैं। अब देखो, आप कहोगे कि ठीक है ये क्या है, यूं क्या है, इस तरीके से, बट नेट में हम फिर भी बेहतरी कर रहे हैं। मैं बार काउंसिल में पढ़ाई लिखाई के लिए आया हूँ, ये चीज़ें जो गंदी बीच में नज़र आती हैं मुकम्मल तौर के ऊपर जड़ से उखाड़ने के लिए, और की भी हैं। अब बाकी इदारे के तौर के ऊपर जैसे चलता है, इसमें बेहतरी की बहुत अभी भी गुंजाइश है। सो दिस इज़ वन थिंग विच डेफिनेटली नीड्स टू बी एड्रेस्ड, और इसलिए बीच में रोक गई हुई है कि इसको, इसके रूए रवां थे उस टाइम के ऊपर हमारे अटक से मेंबर थे, शहीद हुए कुछ अर्सा पहले, वो चेयरमैन हमारे थे, तो वो कमेटी मट्टी पाओ, आगे चलो। सर सीसीडी का आजकल बाजार गर्म है, मुल्तान हाई कोर्ट ने एक एफआईआर भी दे दी। आप क्या समझते हैं कि सीसीडी मावरा अदालत कत्ल, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का नाम दिया जाता है, क्या ये आइन में किसी जगह पर मौजूद है या अलाउ है? एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसी के लिए भी, चाहे सीसीडी हो चाहे कोई बंदा हो, कि नो वन इज़ अलाउड टू डू दैट। आर्टिकल 10A के तहत ड्यू प्रोसेस, जिस बंदे को आपने सामने कत्ल करते हुए देखा, जिसने 100 बच्चों का भी बीच में किया हुआ, यू हैव टू गिव हिम ड्यू प्रोसेस।
उसको भी आई वुड नॉट बी इन फेवर ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या वहाँ पे करने के लिए। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी को इंसानों पर हावी कर दिया गया और उनको अब कत्लो गारतगिरी सरे बाजार शुरू कर दी गई। सीसीडी के नाम का ये जो कत्लो गारतगिरी शुरू की गई, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? यार फार सीसीडी का क्या उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की है कि नहीं, चंद एक इंस्टेंसेस वगैरह आपसे इससे पहले गुफ्तगू होने के बाद ही मैंने किए। इदारा ही चंद दिन पहले बना है। यस। इसको इब्तदा से ही रोक लेना चाहिए। अगर इस तरीके से यहाँ पे अगर हो रही है, और शायद मैंने भी न्यूज़ क्लिपिंग में देखा है कि 3 की एलिगेशन है, एक दिन के अंदर बीच में है, उसकी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी फ़ौरन लाजमी है। बिकॉज हमारी हिस्ट्री एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की सिंध में, पंजाब में रही है, और फिर वहाँ पे आपने ये भी बीच में देखा है कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करते हैं किसी के लिए और सारे करने के लिए गलती से भी लोग बीच में अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पे, और फिर गर्लफ्रेंड्स को भी मारा गया इन्होंने कहा कि जी फलान जो मशहूर साहब थे उन्होंने अपनी फिर माशूका को भी बीच में मार डाला, और इस तरीके से वो तो फिर चाट पड़ लग जाती है ना। बात ये है कि प्रोसेस के थ्रू गुजरना। अगर आप ये कहते हो जी 78 मुकदमे थे, 78 पर्चे थे, उसके ऊपर ये था, तो 78 के अंदर सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? ये आपकी काहिली, आपका फेलियर है कि 78 पर्चे थे और आप उसको बीच में पकड़ के एंड तक नहीं ले जा सके। सो इतनी प्रोसिक्यूशन को फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 36 मर्डर होते हैं, 36 के 36 एक्विट हो जाते हैं। 36 बंदे तो शहीद मर्डर हुए ना हक मारे गए, उनका कौन जवाब दे? सर, आइन और कानून के मुताबिक तो चीज़ें डील नहीं की जाती। प्रोसिक्यूशन अगर अपने मुकदमे को तगड़े तरीके से लड़े तो सीसीडी की कभी ज़रूरत ना पड़े। यार देखो, फ्रैंकली इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन तो उसी चीज़ के ऊपर लड़ेगी जो मवाद उनके सामने आता है। सिस्टम को बेहतर करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। मुकदमा लाने से पहले ही आपको एग्जामिन करना चाहिए कि मुकदमा एंड में क्या होगा। तो सर, क्या उसका हल एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है? नहीं, बिल्कुल। मैं एक सेकंड के लिए भी आपके सामने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं। आपने मेरे से प्रोसिक्यूशन के बारे में कहा, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के ऊपर तो नो कॉम्प्रोमाइज़, नथिंग डूइंग। खुदा ना खास्ता मेरे अपने ख़ानदान के अंदर भी हो तो आई वुड स्टिल नॉट, आई डोंट नो, जब मेरे पे खुदा ना खास्ता अगर कोई गुजरती तो मैं आगे से क्या करता, खुद जाके गोली मारने की करता वगैरह, या ये सारी की सारी चीज़ें। बट ऑल आई एम सेइंग टू यू इज़, मैं वकील हूँ, और किसी वकील के लिए इट इज़ अटरली अनएक्सेप्टेबल कि किया जाए। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसको प्रोसेस में से गुजरना चाहेगा। बट देखो, दूसरी साइड के ऊपर भी आपको थोड़ा सा मामला देखना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलिस वगैरह की साइड। नाहक तो किसी का बंदा हुआ है ना। वकील वगैरह, फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि वकील वगैरह कहते हैं कि नहीं, हमने पर्चा नहीं करवाना, हमारा ये नहीं, हमें नहीं वो चाहिए, हम खुद ही देख लेंगे। उनको उनके सामने जो हो गया वो, इस चीज़ को फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए तो 138वें नंबर पे बैठे हुए हैं। इसलिए नहीं बैठे हुए कि जो बड़े बड़े जो मुकदमे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि आम बंदे को सिविल मुकदमों में, फौजदारी में इंसाफ नहीं मिल रहा, और कुछ कोई इसके बारे में करता भी कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग से तो नहीं बीच में आपका सिस्टम ठीक होने लगा ना यार। 26 अमेंडमेंट के बाद अब सुनने में आ रहा है कि 27 अमेंडमेंट भी की जा रही है। प्री मिच्योर है, लेकिन आपकी ही सुप्रीम कोर्ट के सदर ने इसकी डिमांड भी कर दी है, मियां रऊफ़त साहब। देखिए, मियाँ साहब ने स्पेसिफिकली एग्जैक्टली किस नुक्ते पे किया और वो क्या करना चाहते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके अंदर अमेंडमेंट क्या लाना चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन पर से इज़ नॉट, मेरे नज़दीक गलत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडिया के अंदर इससे मेरे ख्याल में 4 गुना ज़्यादा है, और वो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आपकी 2/3 मेजॉरिटी आपके पास बीच में मौजूद है, अगर आप उसके ऊपर प्रॉपरली करना चाहते हैं, बट बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें बहुत लाजमी हैं। इट शुड नॉट बी अ टूल इन द हैंड्स ऑफ पीपल के जिसके ऊपर वो अपनी मनमानी करने के लिए और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ या ड्यू प्रोसेस के लिए करने के लिए, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज़ करने के लिए हो। दैट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल एट ऑल। वकालत का आगाज़ कब किया और कैसे किया? आपके वालिद साहब को आपको आने के लिए खुशी नहीं थी कि इस तरफ आएँ आप? हाँ, वो कहते थे कि यार अल्लाह उनको रीक़ रहमत करे, याद आते हैं बहुत ज़्यादा। वो यही कहते थे कि यार तू बहुत नरम है, तेरे बस का काम नहीं है। था, मेरी पतली सी आवाज़ है, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज़ीरो था, मेरी टांगें कांपती थी, बोला मेरे से जाता नहीं था, बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा था, साइंस में बहुत था, बहुत बेहतर नौकरियां वगैरह भी मिल रही थी।
बट मैंने वकालत का आगाज़ किया है 2000 के अंदर, 99-2000 में मैं बार और ऑक्सफोर्ड से मैंने लॉ किया। उससे पहले इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की, आईवी लीग थी। 8th सेंस से मैं थ्रू आउट पढ़ा हुआ, तो वो काफ़ी शहज़ादा नुमा मेरी एजुकेशन वगैरह थी। बट सारी वकालत वगैरह मैंने लाहौर सिविल कोर्ट से की है। ये सारी जो डिग्रियां थी और जो सारे मामलात थे, मुँह टेढ़ा करके जो मैं अंग्रेज़ी बोलता था और उर्दू भी मुँह टेढ़ा करके बोलता था, वो कुरेद के मैंने अपने ऊपर से उतारी। सिविल कोर्ट के दिन में 18 मुकदमे गुजरवाए हैं, उनके ऊपर बीच में देखा है, काम वगैरह करके मुकम्मल तौर पर रगड़ा खाया तो मैं कहीं से वकील बना। 2000 से शुरू की थी। इब्तदा में मैं मांडवी वाला ज़फ़र सैयद अली ज़फ़र साहब का एस.एन. ज़फ़र साहब का चैम्बर था, वहाँ से मैंने इब्तदा की। बट वंस अगेन वो कॉर्पोरेट चैम्बर्स को तस्वुर किया जाता है, मगर उनके तमाम के तमाम सिविल कोर्ट के जितने केसेस थे और दिन में 15-18 हुआ करते थे, वो सारे भुगताए। आई वॉज़ वेरी लकी, वहाँ पे मैंने रगड़ा खाया तो मैं वकील बना और फिर थ्रू आउट काम कर के खुद ही अपने हाथ से भुगता के फिर ही हुआ। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। आपकी दोस्ती। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स यार, ज़बरदस्त। ओके, थैंक्स। तो क्या ये आप ही की बार के अंदर से फैसिलिटेट नहीं हो रहे? सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आई थी, ये 32 को लॉ कॉलेजेस बंद करो। एक हम कॉलेज बंद करवाते हैं, वो 3 खोल लेता है। सुप्रीम कोर्ट 2 बंद करवाता है, वो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बन जाता है। रोक भी हम बार के अंदर से खुद ही कर रहे हैं। आपको मैं पाकिस्तान बार के मेंबर्स उनके दोस्त नहीं? बार काउंसिल भी उनके बाद गई, पाकिस्तान बार काउंसिल ही इम्प्लीमेंटेशन के अंदर पार्टी बन के PZU के अंदर जो सप्ली वाला इम्तिहान हो रहा था उसको रोकने के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ही गई। सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आई थी, ये 32 को लॉ कॉलेजेस बंद करो। 4 साल तक कॉलेजेस ही नहीं बंद हुए, वो लड़कों को लूटते रहे। ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी? ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटीज ने करानी थी, वो साथ मिले हुए थे। लॉ गार्ड के अंदर टॉपर लोग कहते हैं कि जी आप एलीट को प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। लॉ गार्ड्स के आप टॉपर चेक करें, इंटीरियर सिंध से आता है, गरीब आता है लड़का। तो आम लड़के वगैरह जो इस प्रोफेशन 5 से 10% चांसेस ऑफ सक्सेस हैं। वकालत सारी की सारी है प्रैक्टिकल। एक सिलेबस ऐसा बनाया कि प्रैक्टिकली सिखाया जाए कि ईमानदारी से कैसे कमाते हैं। 6 महीने आपकी ट्रेनिंग तो लिख दी बार काउंसिल ने, लेकिन किसी ने ये नहीं सेटअप किया हुआ था कि भाई उसमें पढ़ना क्या है। और अगर आपको रिटेन करने के लिए कोई सिखा रहा है या टैक्सेशन की तरफ भेज रहा है, वो आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहा है। 12 नौयत के मुकदमे आइडेंटिफाई किए, कैसे करते हैं, कौन सी किताबें इस्तेमाल करते हैं, कौन से प्रेसिडेंट्स वगैरह, ये बार वोकेशनल कोर्स में प्रैक्टिकली ज़ुबान की घेरा खोलना, लिखवाना। क्या ये काम यूनिवर्सिटियों के जिम्मे नहीं था जो बार ने अपने सर ले लिया? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिग्रियाँ बिक रही हैं। बिकने से मुराद के पैसे लेकर सर्टिफिकेट जारी करना कि या उनकी तालीम ही परसू ना करना? लॉ कॉलेजेस वगैरह आपके ग्राउंड पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते। बेशुमार लड़के जो कि माजरत के साथ डिग्रियां खरीद रहे थे, इससे कुछ और नहीं हुआ, उसको आप वकालत की तरफ भेज दें। ये सबसे ज़्यादा काबिल, सबसे ज़्यादा ईमानदार लोगों का है। जिस बंदे का कॉलेज नहीं है, जो अपनी डिग्री खरीद के आ रहा है, क्या सिविल कोर्ट के सामने जाके वो क्या बहस करेगा? उसने डिग्री खरीदी है, उसने सिविल जज को खरीदने की कोशिश करनी है। आप 12 और लड़कों का जत्था साथ ले जाके कहने वो करते हो कि नहीं? हमारे सियासतदान इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि उनके साथ जाकर सुपरसीड कर कर अपना मुकालतमा रख देते हैं। पंजाब में किसी बार एसोसिएशन का ओहदेदार अगर बन के आता है तो वो उस साल के लिए किसी को सुपरसीड नहीं करेगा। की गुफ्तगू हो रही होती है, क्लाइंट अपनी मर्जी का बंदा कर ले, तो पूरे शहर के अंदर से ओहदेदार के अलावा किसी को कर ले, नया मुकदमा जरूर करे। तो सर जो बार ओहदेदार इतना पैसा लगाकर आते हैं, फिर वो पैसा पूरा करने के लिए क्या किया? तो नए मुकदमे करके नहीं कमा सकते ईमानदारी के साथ? सदर को रिलीफ मिल गई तो उस जज के बारे में भी क्या इंप्रेशन आएगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मशहूर केस आया था, हाई कोर्ट के जज साहब के बारे में बीच में स्ट्रिक्चर पास किया था कि जी द ओनली बेल देने के अंदर द ओनली थिंग दैट चेंज्ड वाज द लॉयर। अब तो ओहदेदारों के छोटे फिरते हैं, बीच में शुरू होते हैं LDA कॉम्प्लेक्स से, फिर कोऑपरेटिव में जब वकालतनामे बिकते हैं। आप भी तो सेक्रेटरी हाई कोर्ट रहे, कितने वकालतनामे सुपरसीड किए? सेक्रेटरी था, सुपरसीड कोई नहीं किया। 15 साल के अंदर मैंने जिंदगी के अंदर 3 मुकदमों में सुपरसीड किया है। वकील का जाती था, मुफ्त का मुकदमा था, इस नौयत के मुकदमों में किया, आप चेक कर सकते हैं। वकालत की फीस बार काउंसिल उसका तायुन क्यों नहीं करती वगैरह? इट्स अ नेगोशिएशन बिटवीन 2 पार्टीज। मैं मल्टी-बिलियन रुपीस की अगर आर्बिट्रेशन कर रहा हूँ, डॉलर्स की अगर कर रहा हूँ, तो ठीक है 5 से 10% के आसपास आपका होना चाहिए बीच में। जज के नाम पे ले रहे हैं, अगर आप डन की बेसिस पे कर रहे हैं, या अगर आप कह रहे हैं मैं करा देंगे, देखो प्रोफेशनल एथिक्स रोकते हैं। 60 से 70% मैं मुफ्त करता हूँ, वकीलों के करता हूँ।
बेशुमार जगह के ऊपर करता हूँ। तगड़ी फीस लेने वाले वकला अपने एसोसिएट्स को तगड़ी तनख्वाहें नहीं देते, फिर क्यों ही लोग इसकी तरफ आएँ? ये वकालत छोड़ देना ही मुनासिब नहीं नौजवान नस्ल के लिए? पिछले साल हमने 5300 लाइसेंसेस दिए हैं पूरे पंजाब के अंदर। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का एक सप्ली का इम्तिहान हुआ, उसमें 11,000 बच्चा रजिस्टर हुआ। जब पाकिस्तान बार काउंसिल उसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो देखा इम्तिहान में 6,300 बैठे। FIA ने बीच में जाके रिपोर्ट दी कि 2,300 असली हैं, 9,000 जाली थे। आप गैट के ऑथर हैं। पर्चा आउट कर दीजिए, आपने बनाया हुआ है, हमें पता है। और मैं अपने बच्चों की भी कसम खा लूँ, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है, ना दूर दूर से है। आपके वालिद साहब कहते थे कि आप नरम मिजाज आदमी हैं, वकालत कर नहीं पाएंगे। मुझे और बहुत नौकरियां वगैरह बड़ी नौयत की इंग्लैंड वगैरह में मिल रही थी, बहुत ज़बरदस्त। इंटरनेशनल लॉ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है बजाय इसके कि जो पाकिस्तानी लॉ ग्रेजुएट दोस्त हैं, इसकी क्या वजह है? LLB यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से लेना वगैरह, वहाँ पे डिग्री ख़रीदना इतना आसान नहीं है। इम्तिहान में पढ़ाई के बगैर आप पास नहीं होने लगे। पाकिस्तान का कानून पढ़ा ही नहीं हुआ तो अपने पाकिस्तान में वकालत कैसे करनी है? एक्सटर्नल प्रोग्राम वाले जितनी सारी की सारी पौध आ रही है, उनको उर्दू नहीं आती तो FIR नहीं पढ़ सकते, ऑर्डर शीट नहीं पढ़ सकते, एविडेंस नहीं पढ़ सकते, मुआहदा बैन नहीं पढ़ सकते, ज़मीनियाँ नहीं पढ़ सकते, तो खेते मिट्टी करेंगे। सर, पंजाब बार के मुलाजमीन सुना है करोड़ों के मालिक हैं, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं उनकी, मराहत बहुत ज़्यादा हैं। बजट में कोड हुआ कि 52 लाख रुपए की खाली ईदी बांटी गई। एक साल की बिजली का मेरे ख्याल में 54 लाख था, उस साल ईदी की मद में उनको 52 लाख मिल रहे थे। देखो वहाँ पे बेशुमार मेहनत करने वाले भी हैं, सम ऑफ दम मेरिट करते हैं। पंजाब बार काउंसिल को 30 या 40 से ज़्यादा मुलाजमीन की ज़रूरत नहीं है और अभी शायद प्रॉब्ली 140 है। मेहनती वहाँ पे काम करने वाले, फिर मैं कह रहा हूँ, और मैं किसी की रोज़ी रोटी पे लात नहीं मारना चाहता। वकील को कैंसर हो जाए या डायलिसिस पे आ जाए तो हम उसको सिर्फ 50,000 रुपये दे सकते हैं। जिनके पैसों से चल रहा है वो अब मरने लगे तो उसको 50,000। ईदी बोनस 50 लाख रुपए। एक VC साहब हमारे यहाँ पीछे गुजरे हैं, 4 बंदे उन्होंने इंडक्ट किए ये, और मैं बार काउंसिल में बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, तो 4 बंदे मैं अपने गांव से बीच में इंडक्ट करता हूँ। 35-35 हज़ार रुपए के ऊपर उन्होंने इंडक्ट किए 4 बंदे जो उनके घर के नौकर हैं, बार काउंसिल में आते ही नहीं थे। नाम आइडेंटिफाई करके निकालने के लिए ऑर्डर किए, पाकिस्तान बार काउंसिल से सस्पेंड होके आ गए। सर, CCD का आजकल बाजार गर्म है। मुल्तान हाई कोर्ट ने एक FIR भी दे दी। आप क्या समझते हैं कि CCD मावरा अदालत कत्ल, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का नाम दिया जाता है, क्या ये आइन में किसी जगह पर मौजूद है या अलाउ है? एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किसी के लिए भी, चाहे CCD हो चाहे कोई बंदा हो, कि नो वन इज अलाउड टू डू दैट। आर्टिकल 10A के तहत ड्यू प्रोसेस, जिस बंदे को आपने सामने कत्ल करते हुए देखा, जिसने 100 बच्चों का भी बीच में किया हुआ, यू हैव टू गिव हिम ड्यू प्रोसेस। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी को इंसानों पर हावी कर दिया गया और उनको अब कत्लो गारतगिरी सारे बाजार शुरू कर दी गई। CCD के नाम का ये जो कत्लो गारतगिरी शुरू की गई, आपको इसके बारे में क्या मौका है? हिस्ट्री एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की सिंध में, पंजाब में रही है। गलती से भी लोग बीच में अपनी ज़ाती रंजिश की बिना पे, और फिर गर्लफ्रेंड्स को भी मारा गया। अगर आप ये कहते हो जी 78 मुकदमे थे, 78 पर्चे थे, उसके ऊपर ये था, तो 78 के अंदर सज़ा क्यों नहीं दिलवाई? आपकी काहिली, आपका फेलियर है कि 78 पर्चे थे और आप उसको बीच में पकड़ के एंड तक नहीं ले जा सके। सर, लॉ कॉलेज की आपने बात की, आपने 100 बचा उनको सीट मुख्तस कर दी कि फीस का तयन क्यों नहीं करते? 1.5 से 2 लाख रुपया एक साल की फीस वसूल की जाती है। क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज उनका मौक़िफ़ ये है कि ये एक प्राइवेट एक्सरसाइज है एजुकेशन का। क्राइटेरिया लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट में अगर आप देखें, प्रोविंशियल बार काउंसिल के पास नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, ये स्पेसिफिकली वो रेगुलेट करते हैं चीज़ों को। ज़्यादा अब तो पौंडों के अंदर होती है और आप एक्सटर्नल प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। सर, फिर तो लॉ फॉर सेल पड़ा हुआ है। ये है, ये इसी चीज़ को तो ख़त्म करने के लिए लड़ाई मार कुटाई वगैरह कर रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर बहुत काम करी पंजाब बार, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करें। लीगल एजुकेशन के अंदर मैं पिछले 4 साल से की कमेटी का चेयरमैन हूँ। प्रोफेशन काबिल लोगों के लिए और ईमानदार लोगों के लिए होना चाहिए, और इसके अंदर माजरत के साथ लोगों को पसंद आए ना आए वगैरह, एंट्री सख्त होनी चाहिए। और मैं कैंडिडेट हूँ, वो लोग फिर भी कह रहे होंगे क्या है कि बोल रहा है वगैरह, बट सच बोलना चाहिए, सिर्फ कैंडिडेट ही नहीं रहना चाहिए।